Hello everyone, welcome to Major HS Courses Balnoi Academy. Myself Gagan Yadav, UGS फैकल्टी। और एक और टेस्ट कल किया था हमने ज्योग्राफी का और आज करेंगे हम इकोनॉमिक्स टेस्ट पेपर। लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स टेस्ट पेपर। कंबाइन रहेगा ये सभी सब्जेक्ट्स का, सभी एग्जाम्स का, और टॉपिक्स भी कवर्ड है फ्रॉम 5 ईयर प्लान्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सभी डाइवर्स टॉपिक्स इसमें होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1, from the planning in India, the 5-year plan. With reference to the 5-year plans in India, which of the following statement is or are correct? So first statement है, from the second 5-year plan, there was a determined thrust towards the substitution of basic and capital good industries. Second statement is, the fourth 5-year plan adopted the objective of correct policy of growth with stability and progress towards self reliance. ट्विन ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े होंगे तो ये पता लगाना है ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ये सेकंड 5 ईयर प्लान के हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं। नेक्स्ट, द फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड फाइनेंशियल सेक्टर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल सेक्टर क्लियर है? तो आपको बताना है कौन से स्टेप, ठीक है, 1 2 2 3 ओनली या 1 2 3 ओनली। So you have 10 seconds to answer this question। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव से। क्लियर है? चलिए बताइए जल्दी से। विद रेफरेंस टू द 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, फोर्थ और नेक्स्ट है आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान। From the second 5 ईयर प्लान, there was a determined thrust towards the substitution of basic and capital goods industries. And the fourth 5 ईयर plan adopted the objective of correct policy of growth with stability. You have 15 seconds to answer this question. So right answer of this question is 1 and 2 only. बड़ा ही आसान था ये, 1 and 2 only कैसे, एक बार देखो जरा ध्यान से। सी द फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये तो हमें पता है फोर्थ 5 ईयर प्लान के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ लाइंस। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फ्रॉम सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस था। फ्रॉम हैवी टू बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर हमने फोकस किया, तो ये भी ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड द फाइनेंशियल सेक्टर। सर गलत है, फाइनेंशियल सेक्टर यानी हमने फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म तो 1990s में करे, 8th 9th 5 ईयर प्लान में जाकर, तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है 1 and 2 सही है, तो राइट आंसर इज माय ए ऑप्शन। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 8th 5 ईयर प्लान वाज। सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है। 8th 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था ये बताइए। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। बताइए जल्दी से क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड है टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 8th 5 ईयर प्लान। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 8th 5 ईयर प्लान। So right answer of this question is, where is the question? Option number A, the development of human resources. It was the main objective of the 8th 5 year plan. Straight forward है, factual है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन की जरूरत है नहीं। Now move to the third question. Consider the following statement regarding 11th 5 year plan. 11th 5 year plan, and the statement 1 is saying the main theme of 11th 5 year plan was faster and more inclusive growth. And second statement is it targeted an average annual GDP growth of 9% related to the 11th 5 year plan। यानी 9% की टारगेट ग्रोथ हमने रखी थी, ये बोल रहा है ये। एंड द मेन थीम, द थीम ऑफ 11th 5 year plan was faster and more inclusive growth। जल्दी से बताइए, 11th और 12th की हम थीम ही ज्यादातर देखते हैं, फोकस करते हैं, तो वहीं से सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।
Question number 3, 11th 5-year plan, theme and target. What was the targeted growth that we did set, and what was the theme of 11th 5-year plan? You have 10 seconds to answer this question. करें जल्दी से, क्विकली। और आपको ये टेस्ट पेपर करना कैसे है, मजे से नहीं करना है, ये बैठकर एक पेपर लेना है सिंपल सा, और उस पेपर पर आंसर की लिखनी है कि 1 का मैंने ये मार्क किया है, 2 का मैंने ये मार्क किया है, 3 का मैंने ये मार्क किया है। अपना क्वेश्चन मार्क करने के बाद फिर देखना है कि मैंने उसका सही आंसर क्या बताया है, फिर उसके आगे लिखना है सही और गलत। एंड फॉर एवरी राइट आंसर, फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यू विल गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स देंगे अपने आप को। और अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप -1 मार्क काट लेंगे उसमें से, और बस, और उसको बाद जो 50 है, यानी कि 50 × 200 में से टोटल करके मार्क्स अपने लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि कितना आपने स्कोर किया है। एंड यू शुड एटलीस्ट स्कोर मोर देन 150 मार्क्स, ये आपका कट ऑफ मार्क है 150 का। फॉर एवरी करेक्ट यू विल गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट मार्क विल हैव टू डिडक्ट -1 मार्क्स। क्लियर है? और लास्ट में टोटल करके आउट ऑफ 200 कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितने मार्क्स आपके आए हैं। चलिए मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग फॉर द 11th 5-year प्लान। तो ये कह रहा था मेन थीम ऑफ 11th 5-year प्लान्स वाज फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है, यही एग्जैक्ट इसकी 11th 5-year प्लान की थीम थी। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द टारगेटेड एंड एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ वाज 9%। ये भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि अचीव कितनी हुई थी, हम 8% अचीव कर पाए थे, और 9% की हमने टारगेटेड ग्रोथ रखी थी, यानी दोनों ही ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर होगा मेरा सी, बोथ 1 and 2। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 से द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान। अगेन अब आ गया है 12th 5-year प्लान का। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल इंक्लूसिव टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, या फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका ठीक है अबाउट द 12th 5-year प्लान थीम। इनमें से कौन सी 12th 5-year प्लान की थीम थी? क्विकली आंसर करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, रटा हुआ होगा, और नहीं है तो फिर नहीं होगा, कोई हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं। अभी अपने आप को -1 दे दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। क्लियर है? करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या है बताइए भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का करिए कमेंट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। तो 4th का क्या होगा? डी। क्लियर है? कर लीजिए अपने आप को भाई, सही हुआ तो +4 दे देना अपने आप को। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन। In the context of India's 5-year plans, the shift in pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure began in। अब ये बोल रहा है pattern of heavy industrialization, यानी कि with lower emphasis on heavy industries, more on infrastructure, यानी heavy industries के बाद के अलावा rather heavy industries, हमने इंफ्रा के ऊपर ज्यादा, यानी इंफ्रा यानी बेटर इंडस्ट्रीज, इंप्रूव्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहा है ये। सो राइट आंसर क्या होगा? वाज इट 4th, व्हाट इज 6th, व्हाट इज 8th, या व्हाट इज 10th 5-year प्लान? जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का पढ़िए जल्दी से, किसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर क्या होगा बताइए भाई जल्दी। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको याद हो तो हमने किस पर? मॉडर्नाइजेशन पर काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया था, इंडस्ट्रीज को एफिशिएंसी को बढ़ाने पर काम किया था हमने। क्लियर है? सो राइट आंसर इज 6th 5-year प्लान।
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Mahalanobis strategy of development emphasized on setting up of agro-based industries, capital goods industries, consumer goods industries या small scale industries. यानी जो महालनोबिस प्लान था, which was a second 5-year plan, उसमें हमने जो इंडस्ट्रीज के ऊपर जो डेवलपमेंट किया था या जो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे थे, वो किस टाइप की इंडस्ट्रीज थी? वर दे एग्रो बेस्ड, वर दे कैपिटल गुड्स, वर दे कंज्यूमर गुड्स और वर दे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? जल्दी से बताएंगे कौन सी इंडस्ट्री थी, क्विकली. क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6. Mahalanobis strategy of development was related to which? Capital, consumer, agro based या small scale industries? बेटा ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनडीए और सीडीएस में. सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. क्वेश्चंस की डेप्थ कम हो जाती है बस. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन की डेप्थ है. अगर वहीं मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी से अब आप अगर बात करो तो वेदरिंग से क्वेश्चंस आए थे इस बार. किससे क्वेश्चंस आए थे? वेदरिंग से क्वेश्चंस आए थे. सिमिलर क्वेश्चंस सीडीएस में आए, सिमिलर क्वेश्चंस एनडीए में आए. या अगर आप पॉलिटी की भी मैं बात करूं तो पॉलिटी में भी सिमिलर क्वेश्चंस देखे गए. टेबल ऑफ प्रेसिडेंट से दोनों ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस की जरूरत नहीं है. टॉपिक्स आपको सभी कवर करने हैं, लेकिन हाँ फॉर द सीडीएस द डेप्थ इज मोर. डेप्थ बहुत ज्यादा है क्वेश्चन की. समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? क्लियर है? बताइए जल्दी से. खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको टॉपिक सभी कवर करने हैं, लेकिन थोड़ा सा हाँ सीडीएस वालों को थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ की जरूरत है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और थोड़ा सा इलेबोरेटेड अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. जबकि थोड़ा सा काम चल जाएगा अगर ज्यादा डेप्थ में भी ना जाओ, लेकिन टॉपिक सभी कवर करने हैं आपको एनडी वालों को. क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6. So the right answer is, I hope सबको पता होगा, it was capital goods industries. So question number 6 का right answer है आपका B. Clear है? चलिए let's move to the next question. Question number 7. And the question number 7 is very important question और बहुत ही आसान क्वेश्चन है. पॉलिटी और इको का मिला हुआ क्वेश्चन है. The rolling plan concept of India was introduced by whom? रोलिंग प्लान कब आया था? इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, जनता पार्टी ने, राजीव गांधी ने, या नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने? बड़ा आसान क्वेश्चन है रोलिंग प्लान का. बताइए जल्दी से. रोलिंग प्लान क्या है? बताइए जल्दी से. द रोलिंग प्लान कंसेप्ट ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? जनता पार्टी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या नेशनल फ्रंट? टेन सेकेंड मोर टू आंसर दिस क्वेश्चन. बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए भाई जल्दी. क्वेश्चन नंबर 7. चले आगे. तो देखिए राइट आंसर होगा आपका पी, जनता पार्टी, यानी लेड बाई मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई थे उसके प्रधानमंत्री जो बने थे 1977 में जब इलेक्शंस हुए, तो इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, तो नई पार्टी आती है, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देश के अंदर, दैट इज जनता पार्टी. और उसके लीडर थे मोरारजी देसाई. तो उन्होंने जो 5th 5-year प्लान खत्म हो गया था, उसके बाद एक्चुअल में 6th 5-year प्लान लॉन्च किया था. हालांकि 6th 5-year प्लान ये चल नहीं पाया क्योंकि सरकार ही नहीं चल पाई थी, तो एक तरीके से बीच में ही बंद हो गया था. 80s के बाद जब दोबारा चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत कर आई, उन्होंने फिर एक फुल फ्लैश 6th 5-year प्लान लॉन्च किया था, जिसको हम जानते हैं. तो राइट आंसर आपका होगा बी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉवर्टी एलिविएशन. द पॉवर्टी एलिविएशन वाज अ की ऑब्जेक्टिव, या गरीबी हटाओ का नारा किस 5-year प्लान में दिया गया था? इससे आसान क्वेश्चन पूरे इस सब्जेक्ट का नहीं हो सकता. गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का नारा कहां दिया गया था? 3rd 5-year प्लान में, 4th 5-year, 6th 5-year प्लान और 5th या 6th 5-year प्लान. 3rd 5-year प्लान में आपको बता दूं, इट वाज 1961 to 66 और 4th 5-year प्लान फ्रॉम 1969 to 74 and 5th 5-year plan from 1974 to 79 and 6th 5-year plan from 80 to 85. हालांकि ये 79 तक चल नहीं पाया था, 77 में ही बीच में बंद हो गया था. तो अब बताइए गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? Which 5-year plan is associated with the गरीबी हटाओ का नारा या poverty alleviation? सो राइट आंसर इज, आई होप बिल्कुल सही किया होगा सभी ने,
सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इंदिरा गांधी जी ने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था, फ्रॉम 74 टू 79 चलना था, लेकिन पूरा चल नहीं पाया, तो उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्लियर है? चले आगे, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज 20 पॉइंट प्रोग्राम। किस चीज से रिलेटेड है? 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय इन विच 5 ईयर प्लान। तो ये बोल रहा है 25 ईयर प्लान जो था, 20 पॉइंट प्रोग्राम सॉरी, ये किस 5 ईयर प्लान के दौरान लॉन्च किया गया था, या किस ईयर में, ड्यूरिंग विच ईयर सॉरी, 1969 था, 75 था, 80 था, या 91 था। आप 5 ईयर प्लान से मैच करके लगा लो कि इस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, उस समय उसी से समझ में आ जाएगा आपको कि ये 20 पॉइंट प्रोग्राम किस 5 ईयर प्लान से हुआ था। उस 5 ईयर प्लान को देखो और उस 5 ईयर प्लान से डेट मैच करो, क्योंकि उस एक ही 5 ईयर प्लान की एक डेट दी हुई होगी, इसमें एक ही 5 ईयर प्लान की 2 डेट नहीं होंगी इसमें, गारंटीड। क्वेश्चन नंबर 9, किस साल के दौरान 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? करिए भाई जल्दी, 20 पॉइंट प्रोग्राम। So right answer of this question is option number B, 75। फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ये, इट वाज फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसी में ही मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी और 20 पॉइंट प्रोग्राम भी, दोनों ही इसमें लॉन्च किए गए थे। तो इट वाज फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1975 के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10 की तरफ चलते हैं। और 10 इज बॉम्बे प्लान। हाँ, प्री इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले के कुछ प्लानिंग के प्लान से, उनमें से एक बड़ा फेमस प्लान है 1944 का बॉम्बे प्लान, जिसमें कि बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के, जैसे कि JRD टाटा हैं, बिरला साहब हैं, पुरुषोत्तम दास थे, इन सभी ने मिलकर एक प्लान को रिकमेंड किया था, उसको बॉम्बे प्लान बोलते हैं। सो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ मुंबई। एम्फसाइज किस चीज पर उन्होंने फोकस करा? कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल की इंडस्ट्रीज, एक्टिव रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कंप्लीट अबोलिशन ऑफ एग्रीकल्चर टैक्सेशन, या फ्री ट्रेड विदाउट टैरिफ प्रोटेक्शन सॉरी। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10, बॉम्बे प्लान किस चीज के ऊपर एम्फसाइज करता था ऑफ 1944? बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44, बॉम्बे प्लान। यू हैव 20 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से, एक और होमवर्क है आपके लिए, अभी होमवर्क नहीं है, अभी बताइए तुरंत। नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये भी इंडिपेंडेंस से पहले का समय है। नेशनल प्लानिंग कमेटी की ईयर बताइए जल्दी से। क्या ये बॉम्बे प्लान से पहले आया था, बाद में आया था? और डेट बताइए नेशनल प्लानिंग कमेटी, और किसकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई थी, बनाई किसने थी, और चेयरमैन कौन था, ये लिखकर बताइए जल्दी से। नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये बताएंगे जल्दी से कमेंट कर। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखो जल्दी से। बॉम्बे प्लान, or the focus, the emphasis was given to active role of state in economic planning and public sector investment, यानी सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और एक्टिव रोल निभाना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी ऊपर की तरफ ग्रो करे। क्लियर है? सो इट वाज बॉम्बे प्लान। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। 5 ईयर प्लान के क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो ये थे आपके 5 ईयर प्लान के क्वेश्चंस। आई होप समझ में आएंगे। Let's move to the more core topics of economics, and the first option is from the budget. Budget से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। So with reference to the constitution provisions of budgeting in India, consider the following statement। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, पॉलिटी और इको का मिलता हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आर्टिकल 265 mandates that no tax can be imposed or collected without authority of law। यानी 265 ये कह रहा है कि कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा without authority of law। अच्छा, the term budget is explicitly under article 1112 of the Indian Constitution। यानी जो सरकार बजट लेकर आ रही है, ये आर्टिकल 112 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि बजट 112। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर
विदाउट अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर एज पर आर्टिकल 266। यानी 266 के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कोई भी एक रुपया खर्च नहीं कर सकती विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। क्लियर है? तो इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है? गिवन यू 20 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन हेंस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। करिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका सा। और भाई जिसने भी आंसर दे दिया उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट है, अपना खरीद लेना और खा लेना, ठीक है? 10 रुपए की अपने लिए। खरे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 रिलेटेड टू द बजट। बताइए जल्दी से क्या आंसर है। तो आंसर आया है एक हमारे पास, नितिन जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नितिन भाई क्या होगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग, द स्टेटमेंट 1 इज सेइंग द आर्टिकल 265। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। वैसे अगर थोड़ा सा भी आपने पॉलिटी इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, बजट को सही से पढ़ा है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट को आप एक बार पढ़ो। ये कह रहा है द बजट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन, यानी साफ साफ वर्डों शब्दों में बजट लिखा हुआ है 112 के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। 112 के अंदर बजट तो कहीं लिखा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट तो लिखा ही नहीं हुआ है। 112 के अंदर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है 112 के अंदर, और वो कहता है कि सरकार को हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाना पड़ेगा। तो ये तो गलत है, बजट तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो 2 तो गलत हो जाए। और अगर 2 गलत है तो मैं 2 को अगर बाहर निकाल दूंगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज 1 and 3 ओनली। बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक निकालो आंसर पाओ, बाहर निकालो आंसर पाओ। और द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर एज पर आर्टिकल 266। और अगर आपको पता हो 266 का मतलब क्या है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी सीएफआई में से एक भी रुपया वापस नहीं निकाला जा सकता जब तक कि अप्रूवल नहीं होगा किसका, लेजिस्लेचर का। और उसको अप्रूवल को लेने के लिए एक बिल पास करना पड़ता है, दैट इज अप्रोप्रिएशन बिल। क्या कौन सा होता है? अप्रोप्रिएशन बिल। एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है अंडर आर्टिकल 114। क्लियर है? समझ आई बात? नहीं आई है? क्लियर है? तो ये सही है। 265 भी यही कहता है कि नो टैक्स कैन बी इम्पोज विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये सरकार बिना वजह से कोई टैक्स नहीं ले सकती जब तक कि उसके पास कोई लॉ की अथॉरिटी नहीं होगी, जब तक कोई लॉ पास नहीं किया जाएगा। तो 1 and 3 इज माय करेक्ट आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? वेरी गुड भाई, वेरी गुड नितिन भाई। चॉकलेट खा लेना अपने लिए जरूर, आज ही जरूर खाना चॉकलेट, और एक ही खाना, छोटी वाली। क्वेश्चन नंबर 12, द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। बड़ा आसान क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन सब आने इतने आसान बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं स्टेटमेंट में दिख जाता है ऐसा कि बजट बनाने की प्रिपरेशन में कौन सी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल है। विच अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ बजट? या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर? क्या बजट डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर? क्या नीति आयोग बनाती है? क्या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर? और यू हैव 20 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कौन बजट बनाता है इस देश के अंदर, पहले तो बता दीजिए। और सर मिनिस्ट्री नहीं आती है, मिनिस्ट्री तो पुराना खेल हो गया, अब तो आपको डिपार्टमेंट बताना पड़ेगा, डिवीजन बतानी पड़ेगी। क्लियर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास एक आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, चलो देखेंगे अभी। चले भाई करें, देखिए क्वेश्चन नंबर डी। तो द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट इज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये रेस्पॉन्सिबल है बजट बनाने के लिए, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ना ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्लियर है? सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बजट मेकिंग। क्लियर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DOEA, ये बनाता है बजट। क्लियर है? तो आप मुझे बताएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होमवर्क आपके लिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देयर आर 6 डिपार्टमेंट इन द इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
पहला होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक होता है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, एक होता है फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट, एक होता है दीपम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और फिफ्थ होता है डीएसई डिपार्टमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डीपीई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, और एक होता है लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो हमारा ये है जो कि बजट बनाता है। अब आपको एक ही तो पता है आपको इसकी काम क्या है, बाकी सबका आपको लिखना है वर्किंग या फंक्शन क्या है इन सभी डिपार्टमेंट का, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में फंक्शन लिखना है होमवर्क के अंदर। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, 13 की तरफ चलते हैं। फिर से आ रहा है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इंटरिम बजट। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेना। इंटरिम बजट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए यूपीएससी के अंदर। तो ये पूछ रहा है इंटरिम बजट के बारे में बताना है। इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग बोथ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। अच्छी बात है। सेकंड स्टेटमेंट इज देयर इज नो एन एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इज टू प्रिपेयर ए इंटरिम बजट ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर्स। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन एन अनरिटन कन्वेंशन डेवलप्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ संविधान के अंदर, इट जस्ट मेयरली अ कन्वेंशन दैट पॉलिटिकल पार्टीज फॉलोज। और सेकंड कह रहा है कि एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है ऐसा। और फर्स्ट तो ये कह रहा है कि पूरा का पूरा एक बजट आता है जिसके अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। 1 and 2, 1, 3, 3 and 1, 2, 3। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर बहुत ध्यान पूर्वक इसको थोड़ा देखेंगे तो इंटरिम बजट या फुल फ्लैश या जनरल बजट जिसको बोलते हैं वहां से क्वेश्चन है। और बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 का है सिर्फ क्या आंसर, ऑप्शन नंबर एक मिनट रुकिए, 3 नहीं है। तो आंसर होगा इसका बी, सॉरी बी होगा। इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इकोनॉमिक्स अकाउंट्स इंक्लूडिंग बोथ, यानी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं। पूरी साल का नहीं होता है लेकिन हाँ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर होता है। इंटरिम बजट जनरली होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि ये इस बार मई है, मई 2026 में लोकसभा का टेन्योर खत्म होना था, तो हर साल 1 फरवरी को बजट आता है। अब जो बजट आएगा वो आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, यानी कौन सी फाइनेंशियल ईयर का, यानी जो आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी 2026 से और जाएगी 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, लेकिन अप्रैल में, मई में सरकार का टेन्योर खत्म हो जाएगा, लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाएगा। बजट आया फरवरी में, अब सरकार तो शायद हो सकता है मई में चेंज हो जाए, तो ये पूरे साल का बजट क्यों लाएगी। तो ऐसा होता है कि जब जिस दिन इलेक्शन ईयर होते हैं, जिस साल इलेक्शन हो रहे हैं, उस समय फुल फ्लेजेड बजट ना कर एक इंटरिम बजट आता है, यानी टेम्परेरी थोड़ा सा बजट आता है। बहुत बड़े अनाउंसमेंट उसमें नहीं होते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती सरकार, बस थोड़ा बहुत रिसिप्ट्स और अकाउंट्स बता देती है और उस समय तक का खर्चा मेंटेन करने के लिए पैसा निकाल लेती है जितने का पैसा चाहिए आपको। तो ये होता है आपका इंटरिम बजट। तो ये कह रहा है इट इज एन एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस टू प्रिपेयर इंटरिम बजट ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर। ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, इट इज जस्ट बेस्ड अनरिटन कन्वेंशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती हैं। तो राइट आंसर शुड बी माय बी ऑप्शन 1 and 3 ऑप्शन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 विद रेफरेंस टू वोट ऑन अकाउंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वोट ऑन अकाउंट के बारे में क्वेश्चन है, बताइए। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट गिव्स लोकसभा पावर टू ग्रांट एडवांस अप्रूवल फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसमें से कुछ पैसा पहले ही एडवांस में दे दिया जाता है सरकार को। इट इंक्लूड मैटर्स रिलेटेड टू द बोथ रिसिप्ट, टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। जनरली इट इज टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 1/6 ऑफ द एस्टिमेटेड एनुअल। क्लियर है? बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर शुड बी माय राइट आंसर होगा शुड बी माय बी।
ये बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव लोकसभा पावर टू, एडवांस में पैसा दिया जाता है वही। फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी को मान के चलिए, पहले फरवरी लेट में पैसा आता, बजट आता था, तो बजट पास होना है मार्च के महीने में, अब बजट में लगता है समय। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगी अप्रैल में, अप्रैल का पैसा कैसे आएगा जब बजट पास ही नहीं हुआ है? तो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर थोड़ा पहले एडवांस में पैसा देती है वोट ऑन अकाउंट के नाम से, टू मीट द एक्सपेंडिचर। और जनरली इट इज टेकन फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स के आसपास लिया जाता है, और 1/6 होता है एनुअल एस्टिमेटेड का अपना, ये भी बात ठीक है। और इंक्लूड मैटर्स रिलेटेड टू दी बोथ रिसीव्ड टैक्सेस, गलत बात है ये, टैक्सेस वगैरह से कोई लेना देना होता नहीं है वोट ऑन अकाउंट का, ना ही एक्सपेंडिचर से। सो राइट आंसर मेरा शुड बी 1 and 3 ओनली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग से रिलेटेड क्या है? तो इंक्रीजिंग द प्रीवियस ईयर्स एक्सपेंडिचर बाय फिक्स परसेंटेज, यानी पहले से ज्यादा एक फिक्स पीरियड से एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो। एग्जामिनिंग द वेरी एक्सपेंडिचर फ्रॉम बिगिनिंग जीरो विदाउट रिलाइंग ऑन ओल्ड ट्रेंड्स, यानी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है। पहले क्या ट्रेंड रहे, पहले कितना पैसा चाहिए, क्या ग्रोथ रही, कुछ नहीं, अब बिल्कुल जीरो स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कितना पैसा दिया जाना चाहिए। अब बजट वेयर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है, तो मैं कहता हूं जीरो नेट आ गया तो जीरो बेस्ड बजटिंग है। उसके बाद अब बजट फोकस सोनली ऑन रिड्यूसिंग दी फिस्कल डेफिसिट टू जीरो विद इन फाइनेंशियल ईयर, यानी फिस्कल डेफिसिट को जीरो करने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में जो फोकस किया जाता है, ऐसी स्ट्रेटेजी को बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। और आप बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग का। डेफिसिट फाइनेंसिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, डेफिसिट बजटिंग, ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके अंदर, तो वहीं से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, so right answer of this question is question number ऑप्शन नंबर बी। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब यही होता है कि जितना पैसा पहले दिया गया, क्या परफॉर्मेंस रही थी, क्या अपडेट है, कुछ मतलब नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कितनी इसमें जरूरत है फोकस की, कितने पैसे की जरूरत है, ऐसी स्ट्रेटेजी को बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। सो राइट आंसर शुड बी माई बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द बजट प्रोसीजर इन करेक्ट, यानी जब बजट पास किया जाता है, बजट जब पास किया जाता है तो उसकी क्या सीक्वेंस है, क्या क्रोनोलॉजी है, पहले नंबर पर क्या होता है, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर क्या होता है, दे आर स्टेजेस ऑफ बजट, उनमें से आपको बताना है सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट की तरफ चलना है। क्लियर है? बताइए। तो पहला है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, जनरल डिस्कशन, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। तो कौन सा पहले और कौन सा लास्ट में होता है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 जी, पासिंग ऑफ बजट, स्टेजेस ऑफ पासिंग ऑफ बजट, बजट के पास करने की क्या क्या स्टेजेस हैं? चलें भाई करें, देखिए लेट्स मूव। आई होप कर लिया होगा। तो सबसे पहले बजट में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, पासिंग ऑफ बजट में सबसे पहले होता है इंट्रो। और इंट्रो भी बजट का कहां हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर, ये हमें पता है। इंट्रो के बाद होता है जनरल डिस्कशन, जीडी। क्या होता है? जनरल डिस्कशन होता है, सामान्य डिस्कशन। जनरल डिस्कशन के बाद ये चला जाता है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, डीआरएससी के पास चला जाता है। वहां जाकर इन डेप्थ इसकी इंक्वायरी होती है, डिस्कशन होता है। डीआरएससी के बाद ये आता है दोबारा पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए। किसके लिए आता है? वोटिंग के लिए आता है। वोटिंग भी किसके ऊपर होती है? जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, उनके ऊपर वोटिंग होती है। उसके बाद एक बिल पास किया जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल, और जब ये बिल पास हो जाता है तो पास होता है फाइनेंस बिल। तो यहां पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ पासिंग अ बजट। तो सबसे पहले इसमें देखो इंट्रो है, कहीं नहीं है। उसके बाद जनरल हाँ ये रहा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यानी इंट्रो ऑफ बजट। तो पहले क्या हो गया, 3 तो पहले आएगा, तो 3 तो पहले है ही, ये तो बाहर निकल गया। उसके बाद इंट्रो के बाद होता है जनरल डिस्कशन, यानी 3 के बाद आएगा 2। किसके बाद आएगा? 3 के बाद 2, तो ये भी गया, 2 स्टेटमेंट बचे। और जनरल डिस्कशन के बाद क्या होता है? वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स और अप्रोप्रिएशन बिल तो बाद में पास किया जाता है। तो 3241 क्या आएगा? 3241। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा आपका, एक मिनट,
3241 नहीं आएगा, 3214 आएगा, सॉरी, यस बेटा, वोटिंग ऑन ग्रांट्स पहले हो रही है, अप्रोप्रिएशन बिल पास में होता है। सो राइट आंसर शुड बी माय 3214 राइट आंसर। क्लियर है? तो ए मेरा सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चल रहे हैं। फिर से आ गया, अ पार्लियामेंट्री डिवाइस यूज्ड टू पुल all pending demand for grants to vote together on the last day of the allotted period is known as, यानी जब डिमांड ऑफ ग्रांट्स पूरी पास नहीं हो पाती और समय आ गया है बजट को पास करने का, लास्ट समय बच रहा है और बहुत सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन अभी बाकी है, तो अब डिस्कशन नहीं हो सकता तो क्या करते हैं, स्पीकर साहब उनको उठाते हैं और बुलेटिन में सभी को एक साथ वोटिंग पर डाल देते हैं। ऐसी को बोलते हैं, राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो बुलेटिन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, गिलेटिन जिसको बोलते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं सभी को जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हो एक साथ लेकर आओ, उनको सभी को एक साथ वोटिंग पर डाल दो, खत्म बात, अलग अलग डिस्कशन कराने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर शुड बी माय बी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ राज्यसभा द बजट प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बजट की प्रोसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। राज्यसभा हैज पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, राज्यसभा कैन ओनली कंडक्ट अ जनरल डिस्कशन ऑन द बजट, राज्यसभा कैन रिजेक्ट द अप्रोप्रिएशन बिल, और राज्यसभा मस्ट अप्रूव द फाइनेंस बिल विद इन 14 days और इट बिकम्स लॉ ऑटोमेटिकली। इनमें से बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 18 का। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रिगार्डिंग द रोल ऑफ राज्यसभा इन द बजट प्रोसेस, कौन सा सही है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, अभी देखेंगे। सो कैसे? राज्यसभा हैज पावर टू वोट ऑन द डिमांड, नहीं सर, वोटिंग कहां पर हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग कहां हो सकती है? लोकसभा में। और वो भी वेटिंग कैसी वोटिंग हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ मेड एक्सपेंडिचर के ऊपर। चार्ज एक्सपेंडिचर जो है, क्या बोला मैंने? चार्ज एक्सपेंडिचर अगर कुछ है उसके ऊपर वोटिंग अलाउड नहीं है, इवन ऑन दी लोकसभा। तो मेड एक्सपेंडिचर के ऊपर वोट हो सकती है, राज्यसभा वोट नहीं कर सकती, तो वन तो गलत है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट दी अप्रोप्रिएशन बिल, नहीं, ये भी गलत है, वहां रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। और राज्यसभा मस्ट अप्रूव द फाइनेंस बिल विद इन 14 days, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज नो, देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर द फाइनेंस बिल, इट इज ऑब्लिगेशन फॉर द बजट, नॉट द फाइनेंस बिल, ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, सो राइट आंसर शुड बी द राज्यसभा कैन ओनली कंडक्ट अ जनरल डिस्कशन। राज्यसभा में इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन बाद में एक जनरल डिस्कशन हो सकता है राज्यसभा के अंदर। सो राइट आंसर शुड बी माय बी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 19 सेज द पावर ऑफ लोकसभा रिगार्डिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स इंक्लूड्स। लोकसभा की पावर्स इन रिगार्डिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखिए जल्दी से, ये कह रहा है एसेंट टू डिमांड दे सकती है क्या? डिमांड पर एसेंट दे सकती है लोकसभा, या रिफ्यूज कर सकती है कि भाई मैं पैसे नहीं दे रही हूं, लोकसभा क्या मना कर सकती है? पता नहीं। एसेंट टू द डिमांड विद रिडक्शन इन द अमाउंट, यानी कट मोशन। कट मोशन आपको याद होगा, 3 टाइप के कट मोशन होते हैं, टोकन कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, टीपीई। क्या होता है? टीपीई, टोकन कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन। तो क्या सरकार एसेंट, पार्लियामेंट एसेंट दे सकती है थोड़ा सा पैसा काटने के बाद? तो इसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी पावर लोकसभा को ग्रांट करी गई है इन केस ऑफ डिमांड्स, इन केस ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। क्लियर है? तो यू हैव 20 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए भाई जल्दी से। लोकसभा की पावर्स इन केस ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, राइट आंसर शुड बी इज ऑप्शन नंबर बी। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, दे भी सकती है लोकसभा। राज्यसभा की बात होती तो नहीं होता, ये गलत हो जाता। तो लोकसभा दे सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, और सर कोई कट मोशन डालने के बाद कुछ पैसा जितना डिमांड ऑफ ग्रांट्स में मांगा गया उसको कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, और इनको बोलते हैं कट मोशन।
जिसको बोल रहे हैं टोकन कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, कुछ पैसा बाहर निकाला जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए जल्दी से। रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात कर रहा है। रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है। क्लियर है? चलिए बजट की बात हो रही है। बजट में हमें पता है दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट। और कैपिटल पार्ट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बात कर रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रेवेन्यू रिसिप्ट की, यानी जहां पैसा आता है और एक्सपेंडिचर में पैसा जाता है रेवेन्यू पार्ट में। तो देखिए, दे क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, पता नहीं, देखेंगे भी सही हो सकता है। दे रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, पता नहीं। दे आर नॉन रिडीमेबल, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए जल्दी से क्या होगा? 1 2 3 1 3 या 1 2 3? क्लियर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है जल्दी से, क्या होगा आंसर? रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में दे आर नॉन रिडीमेबल है क्या, या दे क्रिएट लायबिलिटी, या दे रिड्यूस एसेट्स, एसेट्स कम करती हैं, लायबिलिटीज को रिड्यूस क्रिएट करती हैं, और दे आर नॉन रिडीमेबल। देखो दो, एक और दो इस सेम बात कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। या तो लायबिलिटी ज्यादा होगी या एसेट्स कम होंगे, बात तो वही है। ठीक है, दे आर नॉन रिडीमेबल, redeemable, you cannot redeem them, so right answer should be my option number B, 3 only। कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है, रिसिप्ट से पैसा आ रहा है, कोई एसेट रिड्यूस नहीं कर रही है, तो ये भी गलत है। समझ आई बात? कैपिटल रिसिप्ट्स में आप पूछ सकते हैं कि हाँ, कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है, लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं और एसेट्स पे रिड्यूस करती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो राइट आंसर शुड बी ओनली माई 3। तो 1 और 3, अगर 2 को आप बाहर निकाल दो, अगर कैपिटल रिसिप्ट के बारे में थोड़ा भी पता है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। जनरली इफ द मनी ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट to union government through the budget for particular service is not spent, generally the money granted by parliament to union government through the budget for a particular service is not spent by the end of the financial year, then उसका क्या होगा? यानी अगर पैसा बजट के अंदर सरकार को दिया गया पिछली फाइनेंशियल ईयर में किसी काम करने के लिए और वो पैसा खर्च ही नहीं हुआ, तो जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगी तब उस पैसे का साथ क्या होगा? यानी वो क्या आगे यूज कर सकते हैं, या जो नई ग्रांट मिलेगी और पुराना पैसा दोनों को मिलाकर वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या ये पैसा लैप्स कर जाएगा, क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द अनस्पेंट बैलेंस एक्सपायर्स एंड रिटर्न्स टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी वो एक्सपायर हो जाएगा और दोबारा सीएफआई में चला जाएगा, दोबारा सीएफआई से निकालना पड़ेगा। नो फ्रेश मनी इज अलॉटेड टू द सर्विस अंटिल अनस्पेंट मनी इज यूटिलाइज, यानी कोई फ्रेश मनी नहीं दी जा पाएगी जब तक पुराना पैसा आप यूज नहीं करोगे। द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक डिमांड फॉर ग्रांट फॉर देन पर्टिकुलर सर्विस इन द नेक्स्ट बजट, यानी अगर पैसा बचा हुआ है तो आने वाले बजट में आप उतना पैसा नहीं मांगोगे। अनस्पेंट मनी इज ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज अ रिजर्व फंड, यानी जो पैसा बच गया है वो आगे तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो नया फंड आएगा उसके साथ साथ एक एडिशनल फंड हो जाएगा। तो राइट आंसर बताना है आपका। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको स्टार बना लो। ये इकोनॉमिक्स पॉलिटी का मिक्स क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बजट। करिए जल्दी से क्या आंसर होगा, गिविंग यू 20 सेकंड टू आंसर द क्वेश्चन, बड़ा ही पेक्यूलियर क्वेश्चन है। क्लियर है? करिए आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल हैपन विद द अनस्पेंट मनी? अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गई तो पिछला जो पैसा है उसके साथ क्या होगा? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, द अनस्पेंट बैलेंस एक्सपायर्स एंड रिटर्न टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी वो पैसा दोबारा से सीएफआई के अंदर चला जाएगा, और अगर दोबारा पैसा चाहिए या उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए तो आपको दोबारा नए बजट में एक फ्रेश डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी और दोबारा से पैसा निकालना पड़ेगा, यानी दोबारा से अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ेगा। क्लियर है? सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग के रिलेटेड कौन सा सही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है घाटे का बजट। डेफिसिट यानी खर्चा 100 रुपए है, इनकम 100 रुपए है और एक्सपेंडिचर आपका 150 रुपए है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट कवरिंग इट्स एक्सपेंडिचर which exceeds its revenue by borrowing or creating new money। यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है एक्सपेंडिचर को कवर करना, कैसे, ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है बाय द बोरोइंग और क्रिएटिंग अ न्यू मनी। ऑल्दो रिकमेंडेड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, दिस प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बाय द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। यानी ये रिकमेंड है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, बट इसको अवॉइड करना चाहिए डेवलपिंग के लिए या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। और इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 1 ओनली, 2 ओनली, या दोनों ही गलत हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, चलें आगे, पता है जल्दी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही ठीक है। यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि खर्चा इतना ज्यादा है कि आपको उस खर्चे को पूरा करने के लिए बोरो या मनी छापनी पड़ रही है, नहीं तो इसको तो डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। और ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बोला जाता है कि डेवलप्ड कंट्री जितना ज्यादा खर्च करेंगी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, उतना ज्यादा कंपनीज बनेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ये होगा। ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि डेवलपिंग कंट्री जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा अपना बजट फाइनेंसिंग को थोड़ा सा देख के चलना चाहिए, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहिए। क्लियर है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है जिसमें हम ज्यादा खर्चा करते हैं बाय द बोरोइंग मनी, वो कैसे अचीव करी जा सकती है। बाय द बोरोइंग फ्रॉम मार्केट, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, या प्रिंटिंग एडिशनल करेंसी। बताइए तीनों में से कौन सही है, 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। क्लियर है, बताइए जल्दी से। एक स्टेटमेंट को हटाओ और आंसर पाओ। कोई एक स्टेटमेंट हटाते ही ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा और एक आंसर आपके पास आ जाएगा। तो लगाइए कहां एलिमिनेशन मेथड लगेगा, किसको बाहर निकालूंगा मैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग, किससे, सरकार के पास कर्जे से पैसा आएगा। एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। बेटा एलिमिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तीनों ही ऑप्शन ठीक है। यानी बोरोइंग फ्रॉम मार्केट, लोन, मार्केट से लोन में पैसा ले सकती है सरकार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है, या नई करेंसी छपवा सकती है। तो ये तीनों ही क्या होंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग का ही हिस्सा होंगे। क्लियर है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। बहुत टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमें पता है, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं बजट एक्सपेंडिचर है, उसके बाद है आपका फिस्कल डेफिसिट, फिर रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट और ट्विन डेफिसिट। उसमें से एक पूछा है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इट इंक्लूड्स ऑल सैलरीज पेड टू इंजीनियर्स, इट एड्स ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन, नॉर्मल कैपिटल, इज एक्सक्लूड्स मार्केट बोरोइंग, या इट ओनली काउंट द प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज। बताइए जल्दी से। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर considered a better indicator of asset creation. Why? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बेटर इंडिकेटर है फॉर एसेट क्रिएशन, क्यों? क्या कोई भी डेफिसिट बेटर इंडिकेटर हो सकता है? हो सकता है, तो कैसे है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को इफेक्टिव बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 24। अब तक हम सिर्फ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक्सपेंडिचर पढ़ते आए थे, एक नया है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सो राइट आंसर इज इट एड्स ग्रांट्स गिवन टू स्टेट फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन टू द नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी नॉर्मल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या कर रहे हैं, स्टेट्स को ग्रांट्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ग्रांट्स दे रहे हैं अलग अलग राज्य को फॉर द कैपिटल एसेट क्रिएशन। जब वो कैपिटल एसेट क्रिएशन करेंगे, इससे क्या होगा, देश के लिए फायदा होगा। तो ये एक बेटर इंडिकेटर माना जाता है फॉर एसेट क्रिएशन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऐड करता है उन ग्रांट्स को जो स्टेट को दी गई हैं फॉर दी एसेट क्रिएशन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 25 इज which of the following is are examples of capital expenditure? कौन कौन से इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है? एक्विजिशन ऑफ लैंड, loans provided to the state governments, subsidies given to farmers, interest payments on the government debt।
बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से एलिमिनेशन मेथड लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्विकली क्वेश्चन नंबर 25, कौन कौन सा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, लोन प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स, एक्विजिशन ऑफ लैंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर याद करिए बजट में एक पीडीएफ भी पढ़ाई जाती है बच्चों को जो कोर्स करते हैं, तो सरकार हर साल बजट रिलीज करती है, उसमें एक पीडीएफ रिलीज करती है बजट एट ग्लांस, उसमें सारी डिटेल होती है, जो करंट अफेयर्स वहां से करते हैं। बताइए जल्दी से, चले भाई करें, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे। देखिए भाई, सब्सिडीज टू फार्मर्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट आपको पता है ये रेवेन्यू रिसीव्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेवेन्यू रिसीव्स का पार्ट है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ये तो 3 और 4 तो गलत हो जाएगा, तो मैं अगर 3 और 4 को निकाल दूं तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, दैट इज 1 and 2 ओनली। सो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, एक्विजिशन ऑफ लैंड या लोन प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जब हम देते हैं, उस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो सरकार ने लोन लिया हो अगर उस पर इंटरेस्ट देते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन अगर लोन किसी को दे रहा हूं मैं तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो 1 and 2 ओनली। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। अब आता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है। द नॉमिनल जीडीपी मेजर्स इकोनॉमिक आउटपुट यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को नहीं नजरअंदाज करते हुए नॉमिनल जो जीडीपी है वो मेजर करती है करंट मार्केट प्राइसेस पर। जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। और थर्ड कह रहा है द रियल जीडीपी प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर टाइम देन नॉमिनल जीडीपी, यानी रियल जीडीपी एक एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कराती है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के मुकाबले। और आपको बताना है इसमें कौन सा ठीक है, 1 2 1 3 2 3 या तीनों ही सही है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई, नॉमिनल जीडीपी हमें पता है क्या है, तो राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। 2 गलत है इसमें। कैसे है? नॉमिनल जीडीपी होता है, बिल्कुल सही कहा इसने, करंट प्राइसेस पर, करंट प्राइस और करंट क्वांटिटी। जो कि रियल होती है वो क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेती है, लेकिन जो प्राइस है वो बेस ईयर के लिए जाते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर, यानी जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, और ये कह रहा है इट इज द रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी, तो गलत हो जाएगा इनटू 100। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, 2 गलत, तो स्टेटमेंट बाहर निकाल दो, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 1 2 3। और ये कह रहा है रियल जीडीपी प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट मेजर्स देन दी नॉमिनल जीडीपी, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर होगा मेरा बी 1 3 ओनली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। और ये वाला कैपिटल आउटपुट रेशियो को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? It is the ratio of capital invested to the total profit generated by the enterprises. ये है the amount of capital required to produce a unit of output, the proportion of physical capital to human capital in an economy, the ratio of public capital expenditure to private capital expenditure। बताइए जल्दी से क्या होगा कैपिटल आउटपुट रेशियो। बड़ा आसान है कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 27, साइड हट जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 27, नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी एक आउटपुट को पैदा करने के लिए जितनी कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट, दिस इज माय कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is not included in the calculation of GNP? GNP में कौन कौन से हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28, इनकम अर्न्ड बाय सिटीजंस वर्किंग अब्रॉड, इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन रेसिडेंट्स ऑपरेटिंग बिजनेस विद इन द कंट्री, द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज अर्न्ड इंटरनेशनली एंड नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड। कौन सा इंक्लूड नहीं करते हैं? बड़ा ही आसान है, जीएनपी के अंदर। सर जीएनपी के अंदर कैसे निकालते हैं? सर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो पैसा बाहर निकाल देते हैं जो यहां से फॉरेनर्स कमाकर बाहर लेकर जा रहे हैं। क्लियर है? तो बताइए, अब तो बहुत आसान।
तो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर बी 28 का होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हैपन, या वो ऐसा नहीं करेगी अगर एक्सपेंशनरी को अडॉप्ट करेगी। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेट एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक्सपेंशनरी करेगी तो एसएलआर को कम कर देगी। इंक्रीज द एमएसएफ को इंक्रीज कर देगी एक्सपेंशनरी के अंदर, या कट दी रेपो रेट एंड बैंक रेट, रेपो रेट को कट कर देगी और बैंक रेट को भी कम कर देगी। बताइए 1 2 2 ओनली, 1 3 ओनली एंड 1 2 3 ओनली। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है आई हैव टू इंक्रीज दी मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। और मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी सर? मैंने को एसएलआर कम करना है, रेपो रेट कम करना है, मुझे रिवर्स रेपो रेट भी कम करना है, मुझे बैंक रेट भी कम करना है। इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सर कम करना पड़ेगा। इवन एमएसएफ को भी मुझे क्या करना है? कम करना है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी पैसा ले सकते हैं वो कम ब्याज दरों पर एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इस्तेमाल कर। तो ये तो गलत है, इसको तो इंक्रीज नहीं करेंगे। तो दो गलत, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 1 and 3, यानी रेपो रेट को भी कम करेंगे, बैंक रेट को भी और एसएलआर को भी कम करेंगे। क्लियर है? और इवन सीआरआर को भी कम करेंगे, सीआरआर फॉर द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। राइट आंसर शुड बी माय सी 1 3 ओनली। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ मनी मल्टीप्लायर, इनमें से कौन सा मनी मल्टीप्लायर है? What is the formula of money multiplier? It is the ratio of total money supply, यानी M3 upon M0. The ratio of currency with public to the demand deposit with banks, यानी currency with public upon total demand deposits with banks, या ratio of cash reserve ratio CRR upon SLR, या ये होता है, या ग्रोथ ऑफ टोटल बैंक क्रेडिट रिलेटेड टू दी जीडीपी ग्रोथ, या जीडीपी ग्रोथ का मतलब है। तो राइट आंसर शुड बी माय, बड़ा आसान क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। और आई होप क्वेश्चन नंबर 30 है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि कितना पैसा छपा और कितना मल्टीफोल्ड वो पैसा हो गया, यानी क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्रेडिट क्रिएशन, यानी आप कैसे निकालोगे कि कितना मल्टीप्लाई हुआ पैसा। यानी छपा तो 1000 रुपए था, लेकिन बैंकों ने लोन दे देकर इधर उधर डिपॉजिट कर उस पैसे को कितना कर दिया? 4000 कर दिया, 5000 कर दिया, कितना कर दिया? तो बात तो वही आई, कितना कर दिया। अगर मैं परसेंटेज वाइज निकालूं तो कितना होगा सर? ये तो 400% इंक्रीज हो गया। क्लियर है? मल्टीपल परसेंट, यानी 4 टाइम्स इंक्लूड हो गया। तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, यानी M3 जो एग्जैक्ट मनी सप्लाई का मेजर है, M3 आपको याद हो, अपॉन M0 हाई पावर्ड मनी इनटू, तो ये है मेरा क्या? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विद रेफरेंस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैंडिंग एसडीएफ कंसिडर द फॉलोइंग। एसडीएफ क्या होता है? इट अलाउ आरबीआई टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक विदाउट रिक्वायरिंग कोलेटरल जीसेक्स। द एसडीएफ रेट इज पोजीशंड अबव द पॉलिसी रेपो रेट इन द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। और 31 का आंसर बताना है क्या होगा। कह रहा है कि एसडीएफ जो है वो यूज करी जाती है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी मनी सप्लाई को कम करने के लिए, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेटरल्स या जीसेक्स। और ये कह रहा है एसडीएफ हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होती है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी माय ए, ओनली 1। क्लियर है? क्या होगा? ओनली 1। इट अलाउज एब्जॉर्ब दी, बिल्कुल सही बात है, पैसा एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होती है, लेकिन एसडीएफ हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ध्यान रखना। एसडीएफ इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। क्लियर है? मैंने बताया था रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ सेम होते हैं। रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ बिल्कुल सेम है। तो जब रिवर्स रेपो रेट हमेशा छोटा होगा रेपो रेट से, तो एसडीएफ भी कैसे ज्यादा हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। और 32, इन इंडिया which of the following measure are classified under narrow money? M1 narrow money के अंदर क्या आता है? बताइए जल्दी से। करेंसी नोट्स coins held with public, demand deposits of the public with commercial banks, time deposits with commercial banks, या other deposits with RBI।
1 2 3 4 में से बताइए कौन कौन से नैरो मनी के अंदर आते हैं, यानी M1 की बात कर रहा है, उसने स्पेसिफिकली बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, so right answer of this question should be my option number B। सर डिमांड डिपॉजिट्स नहीं, टाइम डिपॉजिट्स नहीं आते हैं कमर्शियल बैंक से, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट आता है नोट्स विद पब्लिक या आरबीआई के पास जितना, यानी कि पूरा का पूरा एम्पावर्ड हाई पावर्ड मनी तो आता ही आता है, याद रखना। यानी करेंसी विद नोट्स या आरबीआई के पास जितना, तो पूरा का पूरा M0 आएगा, उसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी 1 2, यानी 3 को बाहर निकाल दो, टाइम डिपॉजिट्स को बाहर निकाल दो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। With reference to the consumer price index and wholesale price index in India, consider the following statement: CPI and WPI। क्वेश्चन पूछा गया है, the WPI captures price changes at wholesale and excludes service sector। यानी WPI जो है वो सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता है, और फूड आइटम्स कैरी सिग्निफिकेंटली हायर वेटेज इन सीपीआई कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई, यानी सीपीआई के अंदर जो फूड आइटम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और थर्ड है द आरबीआई यूजेस डब्ल्यूपीआई एट इट्स प्राइमरी मैट्रिक इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेट करना है वो डब्ल्यूपीआई है या सीपीआई है। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा, 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। चलिए यू हैव 20 seconds to answer this question। बताइए जल्दी से, करें सोल्व, देखो जल्दी से। राइट आंसर होगा आरबीआई यूजेस डब्ल्यूपीआई प्राइमरी, बिल्कुल गलत है। आरबीआई सीपीआई का इस्तेमाल करता है ना कि डब्ल्यूपीआई का। तो 3 तो मेरा गलत हो जाएगा, अगर 3 गलत है सो 1 and 2 सही है। तो डब्ल्यूपीआई कैप्चर्स प्राइस होलसेल के लेवल पर और सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, जबकि सीपीआई सर्विस सेक्टर को यूज करता है। फूड आइटम्स कैरी सिग्निफिकेंटली हायर वेटेज इन सीपीआई कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। 1 and 2 बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल स्टैगफ्लेशन के बारे में क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक सिनेरियो कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अकंपनीड बाय हाई इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइंड विद हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद द रैपिड डिफ्लेशन कपल्ड विद राइजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स, या आपसे पूछा गया है हाई कैपिटल इनफ्लो लीडिंग टू द करेंसी एप्रिसिएशन, लो इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? करिए आंसर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इजी क्वेश्चन। स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन याद होगा आपको, किसके साथ पढ़ते हैं हम इसको? एडम फिलिप्स का एक कर्व था, दैट इज फिलिप्स कर्व, उसमें पढ़ते हैं। और फिलिप्स कर्व बताता था अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशनशिप बताता था। तो जब ये फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है, यानी फिलिप्स कर्व कहता था कि जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी कम बेरोजगारी की दर होगी, यानी हायर द इन्फ्लेशन और द मिनिमम द अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? दिस वाज फिलिप्स कर्व। तो जब फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है, यानी हाई इन्फ्लेशन के साथ साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करता है विद स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, सो दिस इज माय स्टैगफ्लेशन। क्लियर है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 34 का है बी आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? डायरेक्ट आपको तो डेफिनेशन बतानी है। व्हाट इज द फॉर्मूला? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, या रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर,
फिस्कल डेफिसिट माइनस सब्सिडीज या टोटल बजट डेफिसिट माइनस नेट बोरोइंग्स? बताइए जल्दी से, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, प्राइमरी डेफिसिट सीधा होता है फिस्कल डेफिसिट में क्या माइनस कर दीजिए, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिए। मेरा क्या निकल कर आ जाता है? मेरा निकल कर आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ इंडिया? यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? कह रहा है मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, नेट इनविजिबल अर्निंग्स यानी सर्विस ट्रांसफर्स एंड इनकम, फॉरेन एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट? 1 2 1 2 3 3 4 एंड 1 2 3 4। बताइए जल्दी से आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 36। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? करंट अकाउंट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है विजिबल और एक आता है इनविजिबल। विजिबल के अंदर आता है हमारे पास क्या? गुड्स। क्या आते हैं? गुड्स आते हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और इनविजिबल के अंदर आता है मेरे पास सर्विसेज, ट्रांसफर और इनकम्स आती हैं। क्लियर है? ये आता है बस। और ये जो एफडीआई है और जो लोन है ये मेरा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो 3 और 4 तो गलत है, 3 बाहर निकालो और 4 बाहर निकालो, राइट आंसर आ जाएगा मेरे पास सिर्फ 1 and 2 ओनली। क्लियर है? सो राइट आंसर होगा 36 का ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी ऑन कैपिटल अकाउंट इंप्लाइज। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब यानी आप बाहर से पैसा लेकर आए या यहां से लेकर जा रहे हो, तो वो अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है तो क्या उसका रुपया का पूरा डॉलर मिल जाएगा या डॉलर का पूरा रुपया मिल जाएगा? या अगर रेवेन्यू के अंदर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो उसका क्या आपको पूरा डॉलर मिल जाएगा, पूरा रुपया मिल जाएगा? दैट इज योर कन्वर्टिबिलिटी। बताइए तो क्या कह रहा है? फ्रीडम टू कन्वर्ट रुपीज इनटू फॉरेन करेंसी फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल गुड्स ओनली, या अनरिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल मूवमेंट टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स, setting the exchange rate of rupee through market forces of demand and supply without RBI intervention, allowing foreign commercial banks to operate without regulatory capital requirements। हालांकि मैंने बता दिया है होता क्या है कन्वर्टिबिलिटी का, देख लीजिए। कैपिटल अकाउंट को इंप्लाई करता है। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? क्वेश्चन नंबर 37, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट। कन्वर्टिबिलिटी रेवेन्यू अकाउंट पर, करंट अकाउंट पर नहीं पूछ रहा है, कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान रखना। सो फ्रीडम टू कन्वर्ट रुपीज इनटू फॉरेन करेंसी फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल गुड्स ओनली, दिस इज माय करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, दिस इज माई कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। यानी फाइनेंशियल मूवमेंट ऑफ कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स। समझ आई बात? तो ये है मेरा करंट अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38 विद रेफरेंस टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस announces and fixes the MSP for all crops annually. The MSP fixed by Cabinet Committee on Economic Affairs is based on A2FL cost formula targeting at least 50% margins over cost। यानी आपको जितनी कॉस्ट आई है प्लस उसमें जो फैमिली, A2 का मतलब होता है जितनी जो टोटल कॉस्ट है आपकी, A2 प्लस FL कॉस्ट प्लस 50% ओवर कॉस्ट। A2 है कॉस्ट आपकी, FL है आपकी जो फैमिली लेबर लगी है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट, प्लस इसके ऊपर आपका 50% का मुनाफा। ठीक है? क्या ऐसे एमएसपी डिसाइड होती है? और क्या CACP जो है कैबिनेट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस,
क्या ये अनाउंस करती है? वो सभी क्रॉप्स के लिए अनाउंस करती है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 38, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली, यानी सभी के लिए ये एमएसपी डिसाइड नहीं करती है, फॉर ऑल क्रॉप्स नहीं, कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स हैं जिनकी एमएसपी डिसाइड होती है, क्लियर, ऑल क्रॉप्स के लिए नहीं। और ये बिल्कुल ठीक है, इसी A2 FL प्लस 50% मार्जिन ओवर कॉस्ट, यही एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जो एमएसपी के लिए यूज किया जाता है बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, क्लियर है। राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अंडर WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सारी टाइप की सब्सिडीज हैं, और ये कहता है दैट आर मिनिमल और नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड अलाउड विदाउट लिमिट। कौन सी ऐसी है जो अलाउड है विदाउट एनी लिमिट की उस सब्सिडी को आप दिया जा सकता है? किस बॉक्स के अंदर आती है, वो किस टाइप की सब्सिडी है मैं नहीं पूछ रहा, बस किस बॉक्स की सब्सिडी को पूरी तरीके से अलाउड है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, WTO के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 39 है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 39। राइट आंसर इज माय ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन बॉक्स। पहले ही पता चला है ग्रीन से सर, तो ग्रीन बॉक्स की जो सब्सिडीज हैं दे आर अलाउड, विच आर सब्सिडी दैट आर मिनिमल या नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, यानी उनसे जिससे ट्रेड वगैरह खराब नहीं होता है, क्लियर है, इनको बोलते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। और क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL जो हम पढ़ते हैं, नॉर्म्स मैंडेटेड बाय RBI। ये कहता है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट 40% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर PSL नॉर्म्स, क्लियर है। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा इसमें से चाहिए क्वेश्चन नंबर 40 का। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको डिफिकल्ट बनाया जा सकता था अगर मैं फर्दर 40% का ब्रेक पूछ लूं कि 40% किस किस अलग अलग सेक्टर में दिया जाता है, कि विमेन सेक्शन को, एजुकेशन लोन को, फार्मर्स को और वीकर सेक्शन को, इन सबको, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को कितना दिया जाता है। इनका अगर फर्दर ब्रेकडाउन पूछ लूं मैं तब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, वैसे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही ठीक है, यानी 40% आपको PSL मेंटेन करना होता है, जितना भी आपने मार्केट के अंदर लोन दिया हुआ है उसका 40% PSL के अंदर होना चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके PSL के अंदर ही आते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। वगैरह व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स क्या होते, व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? These are long-term debt instrument with maturity period exceeding 5 years issue at a fixed coupon rate. Short-term zero coupon debt instrument issued at a discounted rate and redeemed at face value. Equity linked to sovereign capital certificates. क्या कह रहा है? नॉन ट्रांसफरेबल डेब्ट ऑब्लिगेशंस हैं इशूड एक्सक्लूसिवली टू स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताना है आपको। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दो याद है आपको, ट्रेजरी बिल्स आपको याद हो, टी बिल्स, और टी बिल्स हमने बहुत सारे करे थे, 14 डेज के करे थे, 91 के करे थे, 182 डेज के करे थे और 364 डेज के करे थे। ऐसे ट्रेजरी बिल्स करे थे। जब टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने पढ़ाया था, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, गिविंग यू 10 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म लोन्स है, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं और ये इशू किए जाते हैं डिस्काउंट रेट पर एंड दे कैन बी रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू। डिस्काउंट पर बेचे जाएंगे और फेस वैल्यू पर आप इनको जाकर सरकार से रिडीम कर सकते हो, यानी पैसा वापस ले सकते हो। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 का है ऑप्शन नंबर बी आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स सीकिंग एक्सपोजर टू इंडियन मार्केट विदाउट डायरेक्ट सेबी रजिस्ट्रेशन, यानी जो एफपीआईज होते हैं वो इंडियन मार्केट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन पर जाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, जैसे पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं। प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय कमर्शियल बैंक टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज, और डेरिवेटेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई टू स्टेबलाइज लार्ज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पार्टिसिपेटरी नोट्स बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत आसान है ये पार्टिसिपेटरी नोट का। और प्लीज जिसने हम कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट किया था, दो फाइनेंशियल मार्केट जब हमने करे थे उसमें पार्टिसिपेटरी नोट रह गया था, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेना।
सो राइट आंसर बिल्कुल ए है, और ए ही इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि व्हाट इज पार्टिसिपेटरी नोट्स, कि जब एफपीआई वगैरह को सेबी का रास्ता ना अपनाकर इन्वेस्ट करना हो इंडिया के अंदर, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है पार्टिसिपेटरी नोट, तो उनके बिहाफ में कोई और इन्वेस्ट कर देता है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इनमें से कौन सी रिपोर्ट है या कौन सा इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं पब्लिश किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, बड़ा आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। So right answer is option number C. Option number C, it is by IMF, ध्यान रखना, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, और गिनी कोएफिशिएंट के बारे में बताना है। व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट? अ गिनी कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स एब्सोल्यूट इनकम इनइक्वालिटी while 1 represent absolute inequality. It is derived directly from Lorenz curve. Directly from Lorenz curve. Question number 44 का बताइए, what is गिनी कोएफिशिएंट? आपको याद हो तो इस तरीके का कर्व बनाते थे हम, तो दिस इज, ये दिखाता है कितनी पॉवर्टी है गिनी कोएफिशिएंट का। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अगर 0 है तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है, 1 है तो इनइक्वालिटी की, और ये ड्राइव होता है लोरेंस कर्व से। किससे होता है? लोरेंस कर्व से ड्राइव होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर होगा इसका सी, बोथ 1 and 2। क्लियर? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। With reference to the index of 8 core industries in India, which sector holds the highest weightage? यानी जो 8 core industries हैं IIP की इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, दे आर 8 core industries, 8 core industries हैं ये। वी हैव EIGST, 8 core industries है, उनमें सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है? क्वेश्चन नंबर 45 का। इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, स्टील है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 45। सो राइट आंसर इज माय रिफाइनरी। क्या है? रिफाइनरी है, उसके बाद स्टील वगैरह आते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46 विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ, ये तो हो गया, रिपीटेड है, सॉरी। अब देखिए 47, टैक्स बॉयंसी का मतलब क्या है? टैक्स बॉयंसी का मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन टैक्स रेवेन्यू टू द परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। यानी जैसे जैसे जीडीपी में चेंज आता है, उससे टैक्स में कितना चेंज आ रहा है रेवेन्यू के अंदर। रेशियो ऑफ चेंज इन टैक्स रेवेन्यू टू चेंज इन जीडीपी, यानी जीडीपी में कितना चेंज आने की वजह से टैक्स में कितना चेंज आता है। द परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू एज मेजर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर से अब कितना टैक्स चेंज हुआ है। और नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल चेंज इन टैक्स रेवेन्यूज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज जीडीपी बाई 1%, यानी 1% जीडीपी के बढ़ जाने से कितना चेंज इन टैक्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड है। आपको बताना है व्हाट इज टैक्स बॉयंसी। 47 क्वेश्चन नंबर, आसान क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, वन ओनली। तो रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज, यानी कितने परसेंटेज का चेंज हुआ टैक्स रेवेन्यू के अंदर अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। जीडीपी में कितने परसेंट का चेंज होने से कितने परसेंट का चेंज टैक्स रेवेन्यू हो रहा है, दैट इज माय टैक्स बॉयंसी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48, अगेन ऑन द टैक्स बॉयंसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे लीड टू इंक्रीज द टैक्स बॉयंसी, यानी टैक्स बॉयंसी को कौन इंक्रीज करेगा। तो याद करें, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू एंड परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो टैक्स बॉयंसी होती है, तो टैक्स बॉयंसी किसमें ज्यादा होगी? इंक्रीज इन जीडीपी। अगर जीडीपी में इंक्रीज हो जाएगा तो टैक्स बॉयंसी तो कम हो जानी चाहिए। इंप्रूवमेंट इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर इन इनकम अंडर द टैक्स। इनमें से कौन सा है जो ये मेरी टैक्स बॉयंसी को बढ़ा देगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? देखिए राइट आंसर इसका होना चाहिए वेस्ट टू सी, राइट आंसर, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो इसके हिसाब से टैक्स बॉयंसी को कम होना चाहिए। क्लियर है? समझ आई बात नहीं? तो इंप्रूवमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट आंसर इसका था डी ऑप्शन। तो वैसे प्रायोरिटी आपको सी को देनी है, लेकिन ठीक है दिया हुआ है डी है, लेकिन राइट आंसर शुड बी सी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 49,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के बारे में बताना है कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, क्या ये वैट है? जीएसटी इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी कि मल्टी स्टेज मल्टी पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर लगने वाला एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और दोनों के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का, क्वेश्चन नंबर 49। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 का इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही सही है। जीएसटी एक वैट है और एज वेल एज क्लियर है। तो जीएसटी एक वैट है एंड एज वेल एज इट इज अ मल्टी स्टेज, और उसके साथ साथ इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यानी गुजरात से अगर गाड़ी खरीदी और यूपी में किसी ने गाड़ी खरीदी तो यूपी वाले ने जीएसटी दी, तो वो जीएसटी जो एसजीएसटी है वो गुजरात को ना मिलकर यूपी को मिलेगा। जहां डेस्टिनेशन है, जहां सामान जा रहा है, जहां कंज्यूमर है बेस्ड है, उस स्टेट को जाकर जीएसटी का एसजीएसटी मिलता है, ना कि जहां से वो आया है, प्रोड्यूस हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। सो राइट आंसर माई सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। क्लियर है। चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 50। Consider the following statement regarding the FDI and FPI, foreign direct investment and foreign portfolio investment. FDI gets attracted by higher economic growth. FPI gets attracted by high economic growth and higher interest rates. FPI gets attracted by high interest rate differential. Question number 40. बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। 1 2 1 3 2 3 1 2 या ऑल ऑफ द अबव, यानी 1 2 3 तीनों ही सही है। तो देखिए मैं बता देता हूं आंसर इसका क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एफडीआई जनरली क्या होती है? एफडीआई जनरली हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से आती है, लेकिन एफपीआई क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वो ये भी देखती है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम भी है तो मैं हायर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देख लूंगी, क्योंकि कम पैसा आता है तो हायर इंटरेस्ट को देखते हुए एकदम बॉन्ड मार्केट में, शेयर मार्केट में एंटर करती हैं, फायदा उठाती हैं और निकल लेती हैं। जबकि एफडीआई क्या है? एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से आता है कि देश के अंदर कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, कैसी हालत है, क्योंकि लंबे समय तक टिकना है मार्केट के अंदर, इतना बड़ा पैसा एकदम एग्जिस्ट करके नहीं ले जा सकते, कंपनी उखाड़ कर नहीं लेकर जा सकते। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। 50 क्वेश्चंस टेस्ट पेयर फॉर इकोनॉमिक। आई होप क्लास हेल्पफुल लगी होगी आपको। तो जिनको क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट लगे, हालांकि डिफिकल्ट नहीं थे, प्लीज अपने कंसेप्ट को दोबारा पढ़ें। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसी को कंसोलिडेट करें, इन क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करें। क्लियर है। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।